नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूरिका स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है और आज मेरा ये पहला वीडियो है। और मैं आज बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के विषय इतिहास किताब का प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद लेकर आया हूँ। और इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, मैं उस सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको पूरी अच्छी तरह से जानकारी देने का भरपूर कोशिश करूंगा, ताकि आपको किसी तरह की रटने में कठिनाई नहीं हो। ठीक है, आपको रटना नहीं पड़ेगी। और यदि इसमें भी कोई त्रुटि हो जाए तो आप हमें क्षमा करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें मार्ग दिखाएं, ताकि हम उसको और अच्छे तरीके से बता सकें। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरे जितने भी वीडियो हैं वह आपको मिलते रहें। और हमारा उद्देश्य है कि ये लॉकडाउन के कारण जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई जो बहुत सारे पीछे हो गए हैं, मैं उस पढ़ाई को जो नुकसान हुआ है उसकी मैं पूरी भरपाई करना चाहता हूँ, ताकि बच्चों को एग्ज़ाम में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि उनके दिमाग में ये चला गया है कि लॉकडाउन के कारण मेरे बहुत सारे पढ़ाई जो है छूट गए, मेरा सिलेबस पूरा अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल से अगर जुड़ जाते हैं तो मैं आपके लिए प्रत्येक दिन एक अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा, और सभी सब्जेक्ट की वीडियो होंगे और इतनी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि आपको इसमें पूछने की ज़रूरत लगभग नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई पूछने का गुंजाइश हो, अगर लगे, तो आप हमें बेहिचक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। तो दोस्तों चलिए आज मैं शुरू करता हूं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो देखिए, यूरोप एक महादेश है। जिस प्रकार हम लोग भारत देश में रहते हैं और वह भारत एशिया महादेश में है, उसी प्रकार यूरोप एक महादेश है और यूरोप में राष्ट्रवाद के विषय में हमको अध्ययन करना है। तो राष्ट्रवाद का पहले हम परिभाषा जान जाए कि राष्ट्रवाद होता क्या। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र में जितने भी लोग रहते हैं सभी में अच्छी सोच और अच्छी विचार और अच्छी भावना का विकास। अर्थात राष्ट्रवाद का सामान्य अर्थ लगाया जा सकता है कि अपने राष्ट्र के प्रति अच्छी सोच है और अच्छी विचार होनी चाहिए, ताकि देश एकता के सूत्र में बंधा रहे और देश तरक्की कर सके और इसमें किसी तरह की कोई कठिनाई ना आए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, इटली और जर्मनी ये दो अलग अलग देश, ठीक है। तो ये दोनों जो है वर्तमान में यूरोप महादेश में आते हैं। जैसे भारत है एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक उसी प्रकार इटली और जर्मनी वर्तमान में एशिया महादेश में नहीं आकर वह यूरोप महादेश में आते हैं। समझ गए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, अब अगर आपको ये क्वेश्चन 4 ऑप्शन मिलेंगे और इस 4 ऑप्शन में से सिर्फ आपको चुनना है यूरोप। अगर पूछा जाए इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो उसका आपको सही आंसर बताना है यूरोप। नंबर 2 है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। देखिए, तो ये दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। देखिए, फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ये बुर्बो वंश है और इसी बुर्बो वंश को स्थापना किया गया था। आयरलैंड वंश को समाप्त करके तब आयरलैंड वंश की जगह इसको पुनर्स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था, और यह कार्बोनरी एक संस्था थी जो लोगों के हित के लिए काम करता था, और यह परसा के नेतृत्व में 1834 ईस्वी में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन थे। तो इटली और जर्मनी ये दोनों एक साथ होना चाहता था, क्योंकि जर्मनी जो है लगभग 300 छोटे छोटे
टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसके कारण छोटे बड़े टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसके कारण इन दोनों देशों में एकता का अभाव था। और इस अभाव का लाभ उठाकर ऑस्ट्रिया उस पर अपना अधिकार जमा हुआ था, उसको एक साथ होने देना नहीं चाहता था, तो इस पर उसका प्रभाव था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था, यानी दीवार की तरह इटली और जर्मनी, और उसके बीच में दीवार की तरह खड़ा कौन था, ऑस्ट्रिया। ये दोनों को एक साथ होने देना नहीं चाहता। एकीकरण का मतलब होता है जब कोई दो वस्तु आपस में मिलकर एक हो जाता है, उसी को एकीकरण कहा जाता है। जैसे इटली और जर्मनी बटा हुआ था, वो एक साथ होना चाहता था। अगला है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। और ये काउंट काबूर एक बहुत ही बड़ी कूटनीतिक व्यक्ति था। वह जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था, और वह जानता था कि ऑस्ट्रिया जो है जर्मनी के रास्ते में एक दीवार है, और इस दीवार को हटाना पड़ेगा, तब इसका एकीकरण संभव है, अर्थात जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। तो ये मतलब अपने रास्ते में सबसे बड़ी बाधा इसी को मानता था। अगला क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। दोस्तों ये बुक का चैप्टर का बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये बराबर आपके एग्जाम में पूछते रहते हैं, और ये छोटा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर नाविक है। तो देखिए गैरिबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में नीस नामक गाँव में हुआ था। वह पेशे से नाविक था, लेकिन वो इतना अच्छा व्यक्ति था कि वो राष्ट्र में जितने भी धन कमाया था सब राष्ट्र को दान कर दिया था, और अपने पास कुछ नहीं रखा था, और एक आम किसान की तरह जीवन व्यतीत करने लगा था। तो बहुत सारे ऐसे मैंने अध्ययन क्या देखा, कहीं कहीं गैस में या कहीं कहीं जो पासपोर्ट वगैरह है, उसमें मैंने देखा कि कोई ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में जो है किसान दिए हुए हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, ये किसान नहीं है, ये किसान बाद में जाकर बनता है। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर पूछा जाए गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो यह नाविक था, अर्थात नाव चलाने वाला। अगला है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट को यह महसूस हुआ कि जर्मनी 300 छोटे बड़े टुकड़ों में बटा हुआ था, और इसमें एकता का अभाव है, और इस एकता के अभाव को समाप्त करने के लिए उसने 39 राज्य को मिलाकर एक राइन संघ या राइन राज्य का निर्माण किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि राइन राज्य का निर्माण किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने। पहला है जोल्वेरिन एक संस्था थी, किस चीज़ की। तो दोस्तों जोल्वेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की, जोल्वेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। अगला है रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त और लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क किया था। बिस्मार्क एक बहुत ही बड़ा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। वह पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। पर्सा एक बहुत बड़ा शक्तिशाली राज्य था, और उसका जो शासक था विलियम प्रथम था, और विलियम प्रथम ने ही 1862 ईस्वी में बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया था। और वही चांसलर जब वह नियुक्त किया तो उसके हाथ में ताकत आ गई, सत्ता आ गई, और इसके बाद वह मतलब जानने लगा कि ऑस्ट्रिया बहुमत तथा भाषण से समझने वाला नहीं है, इसलिए उसने जर्मनी को सैनिक दृष्टि से मजबूत बनाना शुरू कर दिया, और रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया, और जर्मनी का एकीकरण संभव बना दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क। अगला फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो ये फ्रैंकफर्ट की संधि 10 जून 1871 ईस्वी में हुई थी, और ये संधि तब हुई थी जब 1866 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध में फ्रांस जो है बुरी तरह हार गया था, नेपोलियन को पराजित कर दिया गया था, और पराजित करने के बाद जो उसको हरा दिया गया था, और उसके बाद जो है इस संधि के माध्यम से ये इसका एकीकरण संभव है। इसलिए 10 जून 1871 इसमें फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, और इसी संधि के माध्यम से जर्मनी के एकीकरण का लगभग 2/3 काम पूरा हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का
साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? देखिए यूरोप वासियों के लिए यूनान एक ऐसा देश था जिसका साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है, क्योंकि इसी देश से, यूनान देश से बहुत सारे ऐसे पश्चिमी देश हैं जो सीख कर और अपने अपने देशों की तरक्की शुरू की। इसे हम कह सकते हैं कि यूनान का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान पूरे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। अगला क्वेश्चन है 1829 के एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? दोस्तों 1829 के एड्रियानोपुल की संधि तुर्की के साथ हुई थी। ठीक है। अगला हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी एक राष्ट्र है और हंगरी की भाषा मैग्यार थी। ठीक है, मैग्यार, क्योंकि हंगरी की आधी से ज़्यादा आबादी ये मैग्यार भाषा बोलती थी, जिसे हम लोग भारत में हिंदी बोलते हैं, उसी प्रकार ये हंगरी में ज़्यादा भाषा मैग्यार बोली जाती है, आधा से लगभग ज़्यादा, इसलिए इसकी मेन भाषा की स्थापना की गई। अगला है जॉल्बे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो जॉल्बे राइन की स्थापना प्रसा ने की थी। प्रसा ने एक शुल्क संघ जॉल्बे राइन की स्थापना की थी और ये प्रसा के नेतृत्व में 1834 ईस्वी में जॉल्बे राइन नामक संस्था की स्थापना किया गया। अगला है यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था, क्योंकि मेजनी जो है एक बहुत अच्छा व्यक्ति था और मेजनी को इटली का पैगंबर या मसीहा भी कहा जाता है और राजनेता, कर्मठ कार्यकर्ता और योग्य सेनापति था। ठीक है, वह चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण संभव। तो यंग यूरोप तथा यंग इटली की स्थापना मेजनी के द्वारा किया। अगर इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि यंग इटली की स्थापना किसने किया, तो उसका भी आप जवाब देंगे मेजनी। तो दोस्तों आपका ये बुक का लगभग जो क्वेश्चन है 15 ये आपके समाप्त हो गए हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जिसके 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन वाले जितने भी प्रश्न हैं सबको मैंने हल कर दिया, बता दिया है। और आपके बुक के जो बीच का क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में कहीं कहीं बीच से पूछा जाता है, उसके विषय में मैं थोड़ी सी 2, 4, 5 ऐसा क्वेश्चन है मैं जो जोड़ दिया, जो मुझको अच्छा लगा कि हाँ ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं कभी कभी, इसलिए मैं इसको जोड़ दिया। इसको भी अध्ययन कर लीजिए ताकि आपके हित के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय है? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की भी शामिल हुआ था और तुर्की बुरी तरह से हार गया था। मौर्यन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी। लाल कुर्ती एक संस्था थी जिसके माध्यम से गैरिबाल्डी ने अपना वर्चस्व कायम किया था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। अगला क्वेश्चन, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है, किसने कहा था? मेटरनिख। दोस्तों तो आज का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ और यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपके लिए मैं जितनी बेहतर से बेहतर तरीके से हो मैं आपके लिए वीडियो ला सकूं। और दोस्तों ऐसा है कि ये मेरा पहला वीडियो है और शायद मेरा वीडियो बनाने का थोड़ा एक्सपीरियंस कम क्या बिल्कुल नहीं है, फिर भी मैं आपके हित के लिए मैं ये वीडियो बनाना शुरू किया हूँ बच्चे के अनुरोध पर, आपके अनुरोध पर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको जितने बेहतर से बेहतर तरीके हों और तब जाके। और दोस्तों ऐसा है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं उसके बाद बुक लेकर आप सामने बैठेंगे और उसके बाद जो है तब जाके आप बुक के जो ऑप्शन है उस ऑप्शंस के माध्यम से आप उसको हल करेंगे और आंसर नहीं देखेंगे, बिना आंसर देखे हुए उसको हल करेंगे, ताकि आपको ये अनुभव होगा कि हाँ ये जो मैंने अभी अध्ययन किया है उस अध्ययन के विषय में हम कितनी जानकारी प्राप्त किए हैं। तभी आपका जो है मनोबल बढ़ेगा। और जब भी पढ़ेंगे तो आंसर को मत देखेंगे। आंसर कब देखेंगे? जब पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे, तब इसका मतलब है कि हमको मनोबल बढ़ रहा है और पता चले कि हम पढ़े और आंसर पहले ही देख लें, तो इससे थोड़ा पढ़ने में कठिनाई
दिक्कत है मेरे हिसाब से आप पढ़ें। जब नहीं आए, बहुत ज़्यादा सोचने पर नहीं आए, तब जाके आंसर देखने का प्रयास करें। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।